हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से पीएम स्टडी क्लासेस पर। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2011 का खंड आ यानी सेक्शन ए का 25 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, जो कि पिछली वीडियो में है। आपको देखना हो तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट लिस्ट में पड़ा होगा। चलिए आज शुरू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, किस दिन राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है? ये सभी को पता होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी, बी 25 फरवरी, सी 25 मार्च, डी 25 अप्रैल। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा 25 जनवरी। ओके दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2011 से निर्वाचित आयोग की स्थापना दिवस पर मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रारंभ किया गया था। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है। टर्की की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अंकारा, ऑप्शन नंबर बी बेरूता, सी तेहरान और डी नंबर है अम्मान। यहाँ पे आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका अंकार टर्की की राजधानी है। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। टर्की की राजधानी अंकार है। बेरूत लेबनान की राजधानी है। लेबनान की राजधानी है। तो तेहरान जो है वो ईरान की राजधानी है। और अम्मान जोर्डन की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? तो देखते हैं कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए HCl, बी HF, सी CCl4 और डी नंबर ऑप्शन है H2O। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक ध्रुवीय परिसर में एक यौगिक के ज्यामितीय व्यवस्था में एक तरफ धनात्मक तथा दूसरी ओर ऋणात्मक चार्ज पाए जाने वाले यौगिक को ध्रुवीय यौगिक कहा जाता है। जैसे NH3, NH2, H2O, SO2, HF, HCl हाइड्रोक्लोराइड और H2S इन सबका H2O हाइड्रो ऑक्सीजन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। और चलिए आगे दोस्तों चलते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है हर बार। तो पहला नंबर ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा है सी समतल दर्पण और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका कितना स्कोर है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पढ़ने के लिए भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 30 नंबर, ऑस्टियोमेलोसिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्टियोमेलोसिया रोग विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी की कमी से। ऑप्शन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमेलोसिया रोग। ओके दोस्तों,
ऑस्टियोमैलेशिया विटामिन डी की कमी से वृद्धों को में वो होने वाला रोग है। इसमें हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं जिसे ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। ये अधिकतर वृद्धों को होता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए शादनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हैदराबाद। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में स्थित है, जो इसरो का भी मुख्यालय है। इस सुदूर संवेदन केंद्र से सैटेलाइट द्वारा चित्रों, आंकड़ों आदि का विश्व के दूसरों देशों से आदान प्रदान किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंट्रेंस के लिए आप भले ही कम टाइम पे तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो भी पढ़ें पूरा ध्यान से पढ़ें, कंसंट्रेट बनाए रहें तो ज़रूर निकल सकते हैं। आप यहाँ पे पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। अगर 1 महीने भी कोई एग्ज़ाम के लिए बचता है, नॉर्मली एग्ज़ाम के लिए, तो आप निकाल सकते हैं। बस उसको थोड़ी सा ध्यान से पढ़िए, जो वो आपको माइंडली बिल्कुल से आपके माइंड में फीड हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? रामपुर, बिलासपुर और कोरबा, अंबिकापुर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बिलासपुर। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जनपद में स्थित है। इस कोलफी फील्ड के अंतर्गत कोरबा, शहडोल, अंबिकापुर आदि खदानें आती हैं। 33 क्वेश्चन नंबर है, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जिसमें औद्योगिक विश्वविज्ञान बनाया जाता है, यह अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? नागपुर, लखनऊ, देहरादून, मैसूर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लखनऊ। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए एक्सप्लेन है, ये इसकी स्थापना 1965 में लखनऊ में की गई थी और इसका प्रयोग किए जाने वाले रसायनों तथा कृषि क्षेत्रों में प्रयोग होने वाले उर्वरकों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है तथा इसमें उपस्थित जैव विष से वर्तमान मानव जीवन कितना प्रभावित हो रहा है, इन सब के विषय में अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, रक्त में वह कौन सा तत्व है जो रक्त को वाहिकाओं में जमने से रोकता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका पहला हीमोग्लोबिन, बी नंबर है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सी नंबर है हेपेरिन, डी नंबर है विटामिन के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए एक्सप्लेन देख लेते हैं। हेपेरिन रक्त में पाया जाने वाला वह तत्व है जो धमनी एवं सिराओं में रक्त को जमने नहीं देता है। इसके विपरीत विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। एक चीज और है दोस्तों, अगर कोई डॉक्टर किसी चीज का भी ऑपरेशन करता है तो पूछा जाता है अधिकतर कि ऑपरेशन रक्त का दौरान या थक्का के लिए कौन सा इंजेक्शन का यूज किया जाता है? तो विटामिन के इंजेक्शन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन बन जाता है नॉर्मली, ये सामान्य ज्ञान का पेपर, आप देख सकते हैं कितने कई सब्जेक्टों से पूछा गया है, हिंदी से भी पूछ लिया गया है और जीव विज्ञान से भी पूछा गया है और कंप्यूटर से भी पूछा जा सकता है। सामान्य ज्ञान का पेपर है, सारे विषयों का भी आ सकता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, R.K. लक्ष्मण नामक कार्टूनिस्ट किस अखबार से संबंधित थे? ए नंबर है पायनियर, बी नंबर है हिंदुस्तान टाइम्स, सी नंबर है टाइम्स ऑफ इंडिया स्टेटमेंट्स, डी नंबर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया से संबंधित है, जिसमें उनके कार्टून कॉलम प्रकाशित होते थे। ज्ञातव्य है कि आर के लक्ष्मण प्रसिद्ध कहानीकार आर के नारायण के छोटे भाई थे। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं 36 नंबर। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका लोहा प्लस कार्बन, बी नंबर है लोहा प्लस जिंक, और सी नंबर है तांबा प्लस जिंक, डी नंबर है लो प्लस निकेल प्लस क्रोमियम। यहाँ पे आप दोस्तों बता सकते हैं स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। स्टेनलेस स्टील लोह, निकेल तथा क्रोमियम से मिलकर बना है। इसका प्रयोग दाग रहित स्टील बनाने में किया जाता है। अब भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई? अच्छा, पिन कोड का दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कि जनपद वाइज या जिला वाइज सबका जिला क्या एक क्षेत्र होता है, उसमें सीमित होता है कि आपका पिन कोड क्या है आपके जिला का, या तो आपके क्षेत्र का, ब्लॉक का कौन सा पिन कोड है। तो वही पिन कोड की बात की जा रही है और ये कब से लागू किया गया था यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1972, बी है 1947, सी है 1950, डी है 1982। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1972 से ही स्टार्ट किया गया था। ओके दोस्तों आगे देखते हैं। पोस्टल इंडेक्स नंबर अर्थात पिन कोड की शुरुआत, पिन कोड इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए। पोस्टल इंडेक्स कोड की शुरुआत भारतीय डाक विभाग द्वारा 15 अगस्त 1972 को की गई थी। पिन कोड के माध्यम से डाक की डिलीवरी संबंधित पोस्ट ऑफिस को बिना कोई त्रुटि हुए निर्बाध रूप से हो सके, इसके लिए की जा गई है। क्योंकि इस टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग होती है, उसमें पिन कोड की ज़रूरत होती है, जिससे आपका एड्रेस जो भी डालते हैं तो डिलीवर करने वाले व्यक्ति को आसानी से आपका पता चल जाए। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है? यहाँ पे आपको ए नंबर है अशोक मेहता, डी एल.एम. सिंघवी, सी दिनेश गोस्वामी, बलवंत राय मेहता। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। देखिए समझा दूं, यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत उसे कहते हैं जैसे जब गांव प्रधान का चुनाव होता है और क्या कहते हैं उसके साथ ओके दोस्तों भी ध्यान नहीं आ रहा थोड़ी से। चलिए आगे देखते हैं। यस दोस्तों आ गया। एक होता है ग्राम पंचायत चुनाव, और एक होता है जो ब्लॉक प्रमुख के लिए होता है और जो अध्यक्षता के लिए होता है, इसे त्रिस्तरीय कहते हैं। जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तभी 3 चुनाव होते हैं, यानी हमें तीन लोगों को चुनाव या वोट डालनी पड़ती है, उस टाइम के लिए है। थोड़ी अभी ध्यान नहीं आ रहा उनके नाम। चलिए आगे देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने वर्ष 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय ये देखिए ग्राम पंचायत, खंड और जिला, यानी ग्राम पंचायत के लिए होता है और ब्लॉक के लिए होता है खंड, और जिला स्तरीय भी होता है, जिला के लिए होता है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। 39 घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? फर्स्ट नंबर है कॉलोलॉजी, ओंकोलॉजी, ट्रेमोटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी।
यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टोमेटोलॉजी। याद रहेगा, टोमेटोलॉजी, टमाटर है ना, टोमेटोलॉजी। चलिए, घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ओकोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन कहलाता है। देखिए, इसमें एक ट्रिक है। डर्मेटो यानी डैमेज हो जाना, डैमेज यानी त्वचा डैमेज हो जाती है, तो उसका आप थोड़ी से याद रखेंगे। डर्मेटोलॉजी और टमाटो से याद रहेंगे कि घाव हो जाता है, तो घाव का याद रखेंगे। ओकोलॉजी, का आता है ना, का मतलब कैंसर। तो इस तरह आप ट्रिक बना भी सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, टायलिन एंजाइम का संबंध किससे है? आंतरीय रस से, जठर रस से, लार से, उपयुक्त सभी से। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लार से। यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं तो एंजाइम हमारा खाने को पचाता है, तो हम कहते हैं खाने के वक्त कुछ ना कुछ मीठा खाना चाहिए, जिससे हम लार बने और खाना आसानी से पच जाए, उसी को एंजाइम कहते हैं। लार सदैव लार ग्रंथियों से स्थापित होती रहती है, जिसमें 98% जल तथा शेष 2% अन्य पदार्थ तथा टायलिन एंजाइम होता है, जो मंड को शर्करा में बदलता है और म्यूसिन को चिकना, लुगदी जो हम खाना खाते हैं उसको चिकना बनाता है। अगला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन है, दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका थी? ए प्रतिमापुरी, बी रेणु भाटिया, सी प्रेम कुमारी, डी रीता सिंह। यानी दूरदर्शन टीवी में पहली समाचार पत्रिका, यानी सबसे पहले किसने न्यूज सुनाया? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रतिमापुरी। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। भारतीय दूरदर्शन की पहली महिला समाचार वाचिका प्रतिमापुरी थी। शिमला के लाल पानी की निवास प्रतिमापुरी गोरखा परिवार से संबंधित थी। इनकी माता विद्या रावत थी। इनके माता का क्या नाम था? विद्या रावत। और पहली बार इन्होंने 15 सितंबर 1959 को भारतीय दूरदर्शन पर पढ़ा था। देखने में सुंदर और अच्छी आवाज की धनी प्रतिमापुरी प्रारंभिक दौर में एक उद्घोषिका के रूप में दूरदर्शन सेवा में प्रवेश किया था, जिन्हें भारत स्क्रीन फिश कहा जाता है। इनकी मृत्यु 29 जुलाई 2007 को हुई थी। 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है जो कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेन्नई, विशाखापत्तनम, मुंबई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। आपसे दोस्तों ये भी पता चल गया कि कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। विशाखापत्तनम 1933 में विकसित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिम तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे ब्रिटिश शासकों द्वारा 1672 में विकसित किया गया था, ये जो कि प्राकृतिक है। पश्चिम तट में जो मुंबई बंदरगाह है ये प्राकृतिक है और विशाखापत्तनम भी प्राकृतिक है, लेकिन चेन्नई जो है वो कृत्रिम रूप से बनाया गया है। देखिए, इस स्पेन वाले में यही फायदा होता है कि जो आंसर होता है उसके बारे में तो लिखा ही है, जो आंसर नहीं होते हैं उसके बारे में भी बहुत विस्तार से पता चल जाता है। इसलिए मैं आपको थ्योरिकल वाली किताब से प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर करवा रही हूँ। आप चाहें तो बुक्स खरीद भी सकते हैं, ना चाहें तो ये नहीं खरीद सकते, क्योंकि ना भी खरीदें।
क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे 10 साल के यानी 2011 से लेकर 2021 तक के सॉल्व पेपर आपको करवाऊंगी। चलिए 43 नंबर, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1927, बी 1950, सी 1947, डी 1936। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी 1936। 1 अप्रैल 1930 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना की गई, जो 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानी जाती है। यह ऑल इंडिया रेडियो 1956 से आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। जब भारत आजाद हुआ था तो ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचि 6 स्टेशन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आकाशवाणी के कितने, भारत से आजाद होने पे आकाशवाणी कहाँ कहाँ स्टार्ट हुई थी? तो 6 स्टेशनों में चालू हुई थी। और चालू कहाँ हुई? 3 अक्टूबर 1957 से 1957 से विविध भारतीय सेवा शुरू की गई थी। 1959 में ऑल इंडियन रेडियो के साथ ही दूरदर्शन सेवा भी शुरू की गई थी, जिसे 1 अप्रैल 1976 से अलग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र स्थित है? अच्छा, इसका पहला, इसमें आप देख सकते हैं ट्राम्बे में, श्रीहरिकोटा में, थुम्बा में, बंगलुरु में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, श्रीहरिकोटा में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। श्रीहरिकोटा इसरो का मुख्य केंद्र है, जहां उपग्रह छोड़े जाते हैं। इसके विमोचन यान से छोड़े गए उपग्रह पृथ्वी के अक्षीय कक्ष में स्थापित किए जाते हैं, जिनका उपयोग सुदूर संवेदन, संचार, रेडियो आदि के क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूल क्या है? चलिए भाई ये भी देखते हैं। त्रिशूल, वैसे तो शिव जी का त्रिशूल माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए इस त्रिशूल का क्या तात्पर्य है। पहला टैंक, दूसरा प्रक्षेपास्त्र, तीसरा राडार, डी उपग्रह। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, प्रक्षेपास्त्र ये भूगोल के अंतर्गत आता है। वैसे जहां तक मेरा गैस है, ये भूगोल के अंतर्गत आता है। त्रिशूल क्या है? प्रक्षेपास्त्र है। व्याख्या देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल एक एंटीसेप्टर मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है। इससे अधिकतम 25 किलोमीटर मार की जा सकती है। इसकी सहायता से परमाणु एवं रासायनिक दोनों प्रकार की हथियार छोड़े जा सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर से भी दागी जा सकती है। सॉरी दोस्तों, ये भूगोल से रिलेटेड नहीं है। ये एक मतलब युद्ध करने का एक यंत्र है। जैसे कि शिव जी का एक त्रिशूल होता था, वो भी युद्ध के काम आता था। ये भी एक युद्ध के काम ही आता है, जो मिसाइल के रूप में है। चलिए आगे तो बढ़ते हैं। 46, ग्रेनेडा स्थित है कहाँ? अरेबियन सागर में, कैरेबियन सागर में, चीन सागर में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, कैरेबियन सागर में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ग्रेनेडा दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में ग्रेनेडियंस के दक्षिण के स्थित एक संप्रभु देश है, जो ग्रेनेडा द्वीप तथा 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। 344 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 10,000 यानी 1,10,000
तथा राजधानी सेंट जॉर्ज है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। ये देखिए हिंदी से क्वेश्चन कर लिया गया है। सामान्य ज्ञान में कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है, कोई भी सब्जेक्ट से, कोई भी कहीं से भी कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं गोदान उपन्यास किसने लिखी है। ये तो बहुत ही सरल है क्वेश्चन। वैसे यहाँ पे आपको सही आंसर तो वैसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, धर्मवीर भारती। यहाँ पे प्रेमचंद्र की ये गोदान रचना है, गोदान गबन, ये रचना कफन, ये सब प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं और ये गोदान उपन्यास है। फिर दोस्तों देख लेते हैं गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का यथार्थवादी भावभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। इसका सृजन 1935 में ईस्वी में किया गया। उनके अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, अपूर्ण। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके सन भी लिखे हैं जो कि हिंदी में एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं और या तो नोट डाउन कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, आगरा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बनारस सही हो जाएगा। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। यहाँ भारत में प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्रों का विशाल संग्रह है। भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्णदास ने सन 1920 ईस्वी में की थी। 49 नंबर क्वेश्चन है भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह कौन सा है आपका? आर्यभट्ट, एप्पल, रोहिणी, भास्कर। तो पहला नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आर्यभट्ट। तो दोस्तों आगे देखते हैं। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह 19 अप्रैल में 1975 को रूसी रॉकेट कॉसमस से छोड़ा गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इसका नामकरण प्रसिद्ध भारतीय खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर किया गया था। इसका निर्माण भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया था। इसके द्वारा एक्स-रे किरणें के खगोलीय उपयोग वैमानिकीय एवं अंतरिक्ष के विषय में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने हेतु किया गया था। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो, ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका कौन सी है? पहला सरल सलील, दूसरा आउटलुक, तीसरा वनिता, डी गृह शोभा। इसमें आपका आंसर सही ऑप्शन हो जाएगा सरल सलील। ओके दोस्तों, भारत की सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका कौन सी है? सरल सलील। आगे इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। सरल सलील भारत की सबसे ज्यादा संख्या में पढ़ी जाने वाली पत्रिका है। इसके संपादक प्रशासक परेश नाथ, ये इम्पोर्टेंट है, इसके प्रकाशक जरूर याद कर लीजिएगा। अगर ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है तो इसके प्रकाशक भी पूछ सकते हैं। परेश नाथ हैं इसके प्रकाशक। इसमें राजनैतिक और सामाजिक मुद्दों की ज्वलंत रूप से उठाया जाता है। इसके साथ ही साथ देश के आंतरिक समस्याओं एवं मनोरंजन से संबंधित अंकों का भी संकलन किया जाता है। सरल सलील का प्रकाशन हिंदी, तेलुगु, गुजराती, मराठी, तमिल आदि भारतीय भाषाओं में किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब कल मिलते हैं, कल के वीडियो में आपकी मुलाकात होगी। ओके दोस्तों, कल खंड बी यानी सेक्शन बी ऑप्शन आपका सॉल्व कराऊंगी।